वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं आपको फिजिक्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज एक नए तरह का मोशन हम समझेंगे। अभी तक आपको बच्चे लीनियर मोशन के बारे में पता है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सर्कुलर मोशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता है। आज एक नए तरह का मोशन आपको स्टडी करवाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है, यहाँ वर्ड हम मोशन को तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है। देखिए, किसी भी बॉडी को अगर आप सम वेलोसिटी के साथ थ्रो करो एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, मान लीजिए बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करती, तो लीजिए ये है बच्चे मेरा ग्राउंड, ठीक है, ये है ग्राउंड। ग्राउंड को बच्चे आप एक्स एक्सिस का नाम दे दीजिए, और ये है हमारी वर्टिकल एक्सिस वाई, ठीक, ये है मेरा ओरिजिन। मान लीजिए आप क्या कीजिए, एक स्टोन को आप ओ पे खड़े हैं और एक स्टोन को अगर आप थ्रो करोगे, अगर आप किसी भी बॉडी को अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी थी जिसे मैंने कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, मान लीजिए मैंने एक बॉडी को यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, और आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ सम डिग्री का एंगल भी बनाए, ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ सम डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे थ्रो करें, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो भी पाथ फॉलो करती है, मान ली आपकी बॉडी हमेशा इसी तरह का पाथ फॉलो करेगी, इस तरह ही जाएगी। आपने स्टोन वगैरह आप सभी ने ड्रॉप करके देखे हैं, थ्रो करके देखे हैं। तो जब भी किसी बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के एंगल के ऊपर थ्रो किया जाता है, तो इसी तरह का एक मोशन करती है। इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो भी आपकी बॉडी थ्रो करोगे, आप स्टोन थ्रो करोगे तो उसे, उस स्टोन को आप प्रोजेक्टाइल का नाम देना। आप जेवेलिन थ्रो, अगर आप जेवेलिन थ्रो कर रहे हो तो जेवेलिन ही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कहलाएगी प्रोजेक्टाइल। या आप अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, अल्टीमेटली आप मान लीजिए शॉर्टपुट को थ्रो कर रहे हो, या किसी मूविंग ट्रेन से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बाहर फेंक रहे हो, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे आप उसे क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी। चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन से। तो प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही हम आपको स्टडी करवा रहे हैं। यानी मेरा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल को बताना, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की क्या डेफिनेशन बनी, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होता है, प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन, प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन, नेम गिवन, नेम गिवन टू ए बॉडी, प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन with some initial velocity, thrown with some initial velocity, okay, at some angle with horizontal direction, with horizontal direction, and then allowed to move in two-dimensional space, ठीक है, टू डायमेंशनल स्पेस under the effect of gravity alone, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है, समझिए से। प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन टू ए बॉडी, वो कोई भी बॉडी, उसे प्रोजेक्टाइल का आप नाम दे सकते हो, थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, अगर उसे सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाए एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को सम वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाए और वो हॉरिजॉन्टल के साथ सम डिग्री का एंगल बनाती हो, एंड देन अलाउड टू मूव, और उसके बाद आपकी बॉडी टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव करे सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उस बॉडी को आप नाम दे सकते हो, उस बॉडी को नाम क्या दिया जाएगा, प्रोजेक्टाइल। और ये जो भी मोशन होगा उसे आप क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दिया जाएगा। समझ आई प्रोजेक्टाइल क्या है, ओके। हमारी जो प्रोजेक्टाइल है, आपने जो भी बॉडी थ्रो की उसे आप प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। हमारी जो प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो करेगी उस पाथ को उसकी ट्रेजेक्टरी का नाम देना है, यानी द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, से क्या नाम देना है, इज कॉल्ड
इट्स ट्रेजेक्टरी। तो जो भी आपकी प्रोजेक्टाइल जो भी पार्ट ट्रेवल करती है उसे क्या बोलते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी का नाम देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, अगर आप एक स्टोन को थ्रो कर दीजिए, ज्वेलिन थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, या आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से आप कोई मान लीजिए कार या बस होगी उससे कोई ऑब्जेक्ट को बाहर थ्रो करते हैं, या अगर मान लीजिए मैं एक बुलेट, मेरे पास एक पिस्टल है, एक पिस्टल से बुलेट को फायर कर रहा हूँ, क्या बुलेट हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी? नहीं, आफ्टर सम टाइम बच्चे ग्रेविटी की इफेक्ट के कारण इस तरह नीचे जाती जाती। तो ये जो भी मोशन हुआ, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया और वो हॉरिजॉन्टल के साथ सम डिग्री का एंगल बना रही थी, और उसके बाद बॉडी आपकी टू डायमेंशनल स्पेस में अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो आप इस मोशन को क्या नाम दे सकते हो? आप इसी मोशन को आप नाम देंगे, क्या नाम दिया जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस बॉडी को इस तरह थ्रो करेंगे उसे आप नाम देंगे क्या? इसी उस बॉडी को आप नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के अंदर बच्चे आपका जो पाथ होता है वो पाथ कैसा है? इस तरह का कर्व पाथ है। इस कर्व को आपको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पैराबोलिक। तो इसका मतलब आपकी प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ ट्रेवल करेगी वो पाथ कैसा होगा? आपका पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग याद रखना। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन कितने डायमेंशनल होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये कितने डायमेंशनल मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। आपकी बॉडी एक्स और वाई में दोनों में मूव करती है, टू डायमेंशनल मोशन है। अगर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, ठीक है, आपका जो ये क्या है, इसके अंदर बच्चे क्या है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है? आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी आपके ऑब्जेक्ट की। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ बच्चे? देखिए, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट किसके अंडर वो मूव कर रहा है? आपका ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो अगर मैं किसी पॉइंट के ऊपर आपकी एक्सेलरेशन बोलूँ तो ग्रेविटी के कारण हर पॉइंट के ऊपर आपकी ग्रेविटी क्या करेगी? बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है हर पॉइंट। ठीक है, तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपकी बात की है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ और बातें बचे, कुछ और टर्म्स मैं दोबारा फिगर को बना के उसके अंदर कुछ और टर्म्स भी बता देता हूँ। जैसे ये लीजिए, मैंने दोबारा एक्स और वाई दोबारा बना दी। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने एक बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया तो लीजिए आपकी बॉडी ने इस तरह का पाथ फॉलो किया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। कितने डिग्री का एंगल बना रही थी? थीटा डिग्री का एंगल बना रही थी। चलिए, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। इफ वी रिजोल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट, अगर मैं इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करूं तो एक्स डायरेक्शन में जो आएगा उसे क्या नाम देंगे? यू एक्स। ठीक है, यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर मैं आपसे पूछूं यू एक्स किसके बराबर होगा, तो यू एक्स क्या होता है? वेलोसिटी जो भी थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वो होता है यू कोस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई होगा और वो होगा यू साइन थीटा। तो लीजिए, सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट भी कर सकते हैं। ठीक, ओके। दूसरी बात, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए कोई भी पॉइंट जहाँ मर्जी ले लीजिए, मान लीजिए मैं इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये रहा के पॉइंट है, इस के पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहता था, तो मोशन के अलाउंग क्या कीजिए? टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। फिर क्या है, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करूँ तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा उसे वी एक्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसे वी वाई का नाम दे सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज, आपको पता है जब भी किसी बॉडी को आप ऊपर थ्रो करोगे तो ग्रेविटी तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को क्या नाम देना है? इस पॉइंट को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब इसकी हाइट क्या होती है? इस पॉइंट पे हाइट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एट हाईएस्ट पॉइंट आपकी ऑब्जेक्ट की जो भी आपकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। यानी देखिए, जब ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी की बात होगी, तो जो भी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? जीरो होगी। डन है। देखिए ऐसे जाते हुए है। वैसे अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर बात करूं तो आपकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ एक हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? जीरो होता है। यहाँ सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू तो जीरो होती है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। ओके, और अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे ऐसा करिए, हाँ जी, चलिए मुझे बताइए आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ मिनिमम होगी? तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा आपकी मिनिमम कहाँ होती है? काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी सबसे मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी वहीं पे आपकी क्या होगी? सबसे मिनिमम ही होगी। डन।
इसी तरह बच्चे मैं कुछ और पॉइंट के ऊपर भी बात करता हूँ, ठीक है। और पॉइंट कैसे, देखिए किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो ये रहा उसका, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेक्टर है तो vxi प्लस vyj। तो इस तरह बच्चे मैं किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, डन। तो इसी तरह बच्चे हम सारे केसेस को हम धीरे धीरे अब चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए धीरे धीरे सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप प्रोजेक्टाइल मोशन की रिगार्डिंग समझ लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है टू वेलोसिटी का। एक वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी कौन सी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक्स में भी मूव करता है और वाई में भी मूव करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा माइंड के अंदर रखना है। क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान देखिए। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कंबाइंड इफेक्ट होता है आपकी दोनों की दोनों वेलोसिटी का। तो जो भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि देखिए ग्रेविटी का इफेक्ट तभी होता है जब आपकी बॉडी ऊपर या नीचे जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल है, वो तो ऊपर नीचे गया ही नहीं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, आपका यूनिफॉर्म होती है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी in horizontal direction, a uniform velocity in horizontal direction, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। विच प्रोवाइड नो चेंज, ठीक है। विच वुड इसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होता, विच वुड नॉट चेंज, नो चेंज लिख लीजिए, विच प्रोवाइडेड नो चेंज जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। प्रोवाइडेड देयर इज नो रेजिस्टेंस, प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर मैं एयर के कारण कोई भी रेजिस्टेंस को नहीं मानता, भाई एयर के रेजिस्टेंस को तो नेग्लेक्ट करना है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग, तो जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्टेड मानेंगे। तो वैसे भी हम अपने पूरे आर्टिकल्स के अंदर एयर के रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, नेग्लेक्टेड ही मानना है। दूसरा, आपका दूसरे कंपोनेंट के ऊपर क्या बात करते हो, वेलोसिटी का जो सेकंड कंपोनेंट है, आपकी बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। इसके कारण आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, और फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्मली क्या हुआ, चेंजिंग वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज हुई भाई, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण आपकी बॉडी क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ओके, अभी भी बच्चे मैंने क्या बताया, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का कंपोनेंट ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो याद रखना, एक्सेलरेशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वेरिएबल होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। वेरिएबल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जब आप ऊपर जाएंगे, मतलब जब आप ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी अपोज होती है तो ए को -g लिखना है, और जब नीचे आएंगे तो ए को क्या लिखना है बेटा, +g लिखना है। तो ये दो साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है, ठीक है। जब भी आप ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, अदरवाइज आप प्रोजेक्टाइल मोशन को आप समझ नहीं पाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करते हैं कंडीशन, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन आप स्टडी करोगे तो अंडर दी 3 कंडीशन उसको स्टडी किया जाएगा। 3 कंडीशन है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम एज्यूम करेंगे। 3 कंडीशन में से पहली कंडीशन है, ठीक है, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, रेजिस्टेंस ऑफ एयर।
तो एयर के फ्रिक्शनल इफेक्ट को आपने क्या करना है, नेग्लेक्टेड करना है। तो एयर का कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड, ठीक है, तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल, वैसे तो एयर का फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है लेकिन हम इसके अंदर नहीं मानेंगे। दूसरा इफेक्ट है द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट को, एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ, एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग ना तो आप इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ना ही कर्वेचर ऑफ अर्थ का कोई भी इफेक्ट आप मानेंगे। तीसरा, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट माननी है, ठीक है। आपकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंगली कि उसके जी की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी चेंज हो जाए। हर पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप 6 यूनिट में जब आप स्टडी करोगे, आपके उसके अंदर 6 यूनिट में जी के साथ डील करेंगे, वहाँ हम बताएंगे तो हाइट के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन यहाँ आपकी हाइट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जी की वैल्यू चेंज हो जाए। तो इसकी 3 कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन को बताना, ठीक है। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे समझते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप्स की। 2 तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होती हैं, एक होता है एंगुलर और एक होता है हॉरिजॉन्टल। एंगुलर का मतलब है जब भी आप किसी बॉडी को सम डिग्री के एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल, उसे बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी फिगर अभी भी बना रहा था। एक होता है हॉरिजॉन्टल, अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम टाइप आपकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपकी टाइप जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसे नाम दिया जा रहा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दीजिए, या इसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का नाम भी दिया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है बेटे, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब नाम से ही समझ आ गया होगा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब आपने ग्राउंड से लॉन्च की और आपकी बॉडी कहाँ आई, वापस ग्राउंड पे पहुंच गई। लीजिए मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये बच्चे मेरी एक्स एक्सिस है, ये है हमारी वाई एक्सिस। मैंने एक बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया तो मेरी बॉडी इसी तरह का एक पाथ ट्रेवल करेगी, ठीक है। चलिए मेरी बॉडी की इनिशियल पॉइंट से किस पॉइंट से थ्रो किया, वो से फाइनली किस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक की, वो ए पे। मेरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मान लीजिए मेरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u और एंगल कितना था, थीटा। तो फर्स्टली वी कैन रिजॉल्व u इनटू 2 कंपोनेंट, u x इक्वल टू u cos थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन u y इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं इसकी हाइट को ऐसे लिख देता हूँ जो पैरामीटर मेरे को पता ही है। ओके, इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने आपकी बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ सम डिग्री के एंगल के ऊपर मुझे थ्रो कर दिया है। तो मेरी बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, वर्टिकल भी, मेरी बॉडी ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। तो एक्स और वाई दोनों में मूव कर रही है। मान लीजिए आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मेरी बॉडी कौन से पॉइंट पर पहुंच गई, इस पी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है, ठीक है। तो पी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, आपकी पी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है। चलिए मैं आपसे निकालता हूँ। चलिए पी पॉइंट पे जब मेरी बॉडी पहुंची तो उसने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और वाई में कितना ट्रेवल किया वो भी उसके लिए परपेंडिकुलर। एक्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे स्मॉल एक्स का नाम दे दीजिए, और वाई में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे स्मॉल वाई का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टी द बॉडी इज रीच एट पॉइंट पी। मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके वेरियस केस निकालने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला केस आपको डिस्कस करूंगा आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो सबसे पहला आपका केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपकी प्रोजेक्टाइल ने जो भी पाथ ट्रेवल किया है या जो भी ट्रेजेक्टरी आपकी फॉलो की है, वो ट्रेजेक्टरी कैसी है उसकी इक्वेशन निकालना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ हमारा पाथ कैसा पाथ है, प्रोजेक्टाइल आपका ये पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना चाहता हूँ,
क्योंकि मेरी बॉडी ने एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव किया है, तो मुझे सेपरेटली पहले दोनों डायरेक्शन में अलग अलग डील करते हैं और फिर करना उनका कंबाइन इफेक्ट, मतलब दोनों इक्वेशन को मर्ज करके हम आपका आंसर निकाल देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लीजिए, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी बॉडी ने टी टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी इज गिवन बाय, चलिए लिख देते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय, कौन सी डायरेक्शन बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए इक्वेशन क्या होती है बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चे इसके नीचे x लिख लीजिए, x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही काम हो रहा है। चलिए, जो पैरामीटर बताए वो बता दीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x ट्रैवल किया। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। टाइम कितना माना था? t। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। तो लीजिए, मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। इस इक्वेशन से क्या कीजिए? टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। टाइम क्या होगा? x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी बॉडी को O से P तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा, मैंने वो टाइम निकाल लिया। उस टाइम की वैल्यू किसके बराबर आई है? उस टाइम की वैल्यू बच्चे मेरी इक्विवेलेंट आई है x अपॉन u cos थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। अगेन मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी। ठीक है, अगेन क्या करूँगा? वही आपकी इक्वेशन यूज़ करूँगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आप कौन सी डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ? अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो कन्वीनियंस के लिए गड़बड़ ना हो तो यहाँ वाई लिख लेना। ठीक है, तो बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वाई। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वाई साइन थीटा, टाइम टी ही लगा। आप ऊपर जा रहे हैं तो ए को क्या लिखना पड़ेगा? माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ये लीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने दोनों डायरेक्शन में डील किया और दोनों डायरेक्शन से बच्चे मैंने इक्वेशन निकाल दी है। बट हैज़ वी नो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से जो टी की वैल्यू निकाली है उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इनटू इक्वेशन 2। तो 1 से 2 में जो टी की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। 2 की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू क्या था? u साइन थीटा। टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करो तो x अपॉन u कोस थीटा आ जाएगा, माइनस हाफ जी, टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल होता है, कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसे क्या कीजिए, कर आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो y किसके बराबर आएगा बच्चे? यहाँ x टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा, या माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। ठीक है, ये क्या है बच्चे? मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई है। आपको बता दूं ये क्या है बच्चे? आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। दिस वन इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आपके एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका मतलब हमारी प्रोजेक्टाइल जो पाथ ट्रैवल की है वो कैसा पाथ ट्रैवल की है? पैराबोलिक पाथ ट्रैवल की है। इसका मतलब हमारी प्रोजेक्टाइल ने जो भी पाथ फॉलो किया है वो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा प्रोजेक्टाइल किस तरह का पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो आपका आंसर होगा पैराबोलिक पाथ। इस इक्वेशन को चेंज करके लिखना चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा को आप कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा। एक्स टेंजेंट थीटा से अगर आप डिवाइड कर देंगे, हाँ जी, अगर एक्स टेंजेंट थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ यू स्क्वायर कोस
स्क्वायर थीटा, जब एक्स टेंजेंट थीटा से डिवाइड करूंगा तो एक एक्स से एक्स ऊपर वाला कैंसिल ही कर दीजिए, ये लीजिए, चाहे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसी को ध्यान की। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट, जहाँ मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताना था, मैंने उसे क्लियर करके आपको बता दिया। ठीक है, आसान था ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कोई भी किसी तरह की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कोई भी किसी तरह की कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम मत रखना। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट, आपको एक छोटी सी, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं यहीं पे स्पेस में एक छोटा सा एक आर्टिकल इसी का वर्क करवा देता हूँ, जिसे बी का नाम दे दीजिए और वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ, चलिए नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है बच्चे? टाइम फ्लाइट है, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। वो टोटल टाइम जब आपकी जो प्रोजेक्टाइल थी वो फ्लाइट में थी, एयर में थी, उसी टाइम को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दिया जाता है। इसका मतलब जब तक मेरी बॉडी ओ से ए तक नहीं पहुंच जाती, उस टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट का ही नाम देना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता लग गया क्या चीज़ होती है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर अगर मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ, क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे निकालूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट? जरा इस फिगर को देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना है तो फिगर में देख रहे हैं कि आपकी ये हाईएस्ट पॉइंट और यहाँ से यहाँ, यानी ओ से हाईएस्ट पॉइंट की वजह मैं एक नाम दे देता हूँ बी का। इसका मतलब ओ से लेके बी और बी से ए तक का टाइम सिमेट्रिकल फिगर है, तो टाइम आपका सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये दो एग्जैक्टली पार्ट हैं। ओ से बी तक के जाने के टाइम को हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ सेंट, बी से ए तक को बोल सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्योंकि दोनों पास सेम है तो इसीलिए इनका टाइम पीरियड भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कि टोटल टाइम पीरियड की, टोटल टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? अगर मैं टोटल टाइम पीरियड को टी से लिखूं तो टोटल टाइम पीरियड इक्विवेलेंट होगा, चलिए टाइम ऑफ सेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है टाइम ऑफ सेंट, और नीचे आने का टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट। क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमेट्री है तो आपका टाइम ऑफ सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। तो अगर मैं टाइम ऑफ सेंट को टी से लिखूं तो टाइम ऑफ डिसेंट भी टी के बराबर होगा। तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? 2t के बराबर होगा। तो चाहे मैं टाइम ऑफ सेंट निकाल लूँ, चाहे मैं टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लूँ, मैं टाइम को निकाल के उसको डबल कर दूंगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। अब मैं टाइम ऑफ सेंट को कैसे निकाल सकता हूँ? चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ओ से बी तक का यानी टाइम ऑफ सेंट को निकालना चाहता हूँ। कैसे निकालूँ? आप ओ से बी यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखिए मुझे टाइम निकालना है। क्या मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है? बिल्कुल पता है। वर्टिकल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, पता है। टाइम निकालना है तो कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें v, u, a और t तीनों आते हों, चारों आते हों, वो एक ही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यानी क्या क्या कीजिए, यूजिंग रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इस रिलेशन का यूज करो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम O टू B। लीजिए इस फॉर्मूले को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो इसके नीचे y लगा लीजिए, वर्टिकल की बात हो रही है ना, y लगा लीजिए। ओके, चलिए बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। इनिशियल कितनी थी? u साइन थीटा। ऊपर जाते हुए a को क्या लिख सकते हो? -g। टाइम को t ही रहने दीजिए। ये टाइम ऑफ सेंट है आपका। टाइम ऑफ सेंट किसके बराबर आएगा? अगर मैं जी टी को इधर ले आऊँ तो टी इधर गया, जी नीचे चला जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। तो लीजिए मैंने आपका टाइम ऑफ सेंट तो निकाल दिया। अगर आपने टाइम ऑफ सेंट निकाल दिया तो फिर बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है? क्योंकि एस टाइम ऑफ फ्लाइट होता है डबल ऑफ टी के बराबर, तो लीजिए 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर आ गया। ये लीजिए, ये है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो लीजिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे आपकी बॉडी मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में पहुंचती है, तो आपका आंसर होगा t/2, क्योंकि स्मॉल टी टाइम में वो ऊपर पहुंच चुकी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे, आपको क्या बताने जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंट। मैक्सिमम हाइट अटेंट अब आपके सामने, अब आपको डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेंट, ठीक है। मेरा है मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इसे एस से डिनोट किया जाता है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन आपके ऑब्जेक्ट ने जो भी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है उसी को बच्चे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। तो
प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके ऑब्जेक्ट ने जो भी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है उसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। देखिए आपका ऑब्जेक्ट जब ओ से बी तक पहुंचा तो उसने मैक्सिमम हाइट तो अटेंड कर चुकी थी। इसका मतलब आपने सिर्फ ओ से बी तक का वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में काम करना है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल पता है, हाइट निकालनी है, एस निकालनी है। तो कोई ऐसा फार्मूला जिसमें बी यू एस तीनों आते हों, एक ही है, बी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2s। तो लीजिए, यूज़ कीजिए, यूजिंग रिलेशन b square minus u square equal to 2as in vertically upward direction, from O to D। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ। कौन सा फार्मूला? v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो यहाँ y लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका। ठीक है, y की बात कर रहे हैं तो लीजिए y की डायरेक्शन वर्टिकल o से भी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है u साइन थीटा और उसका स्केयर है, ऊपर जाते हुए एक ही जगह माइनस g, और हाइट आपकी मैक्सिमम हो चुकी है। ऐसे चाहे कैपिटल एस से लिख लीजिए, एच मैक्सिमम लिख लीजिए, एज यू विश। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया एच मैक्सिमम, या इसे मैं कैपिटल एस से लिख रहा हूँ जो कि आएगी यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। ये लीजिए, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी जो बॉडी है वो जो भी मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है उसका रिलेशन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो ये है आपकी मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपके ऑब्जेक्ट ने जो भी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है उसका फॉर्मूला ये रहा, मैंने निकाल के दिखा दिया। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, आपको डी पॉइंट आपको निकाल के दिखाना है, हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे कैपिटल आर से लिखा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कवर्ड, उसी को आप हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम देंगे। इसका मतलब आपको ओ से ए तक का, मतलब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में आपकी बॉडी जो ओ से ए तक पहुंची है, आपके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में आपकी बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस या जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है, हम पहले निकाल चुके हैं। तो अगर टाइम पता हो, डिस्टेंस निकालना हो तो एस यू टी वाला ही फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। यानी यूज कीजिए रिलेशन, यूजिंग रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ तक का? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम O टू A, O से A तक का आप यूज़ कर लीजिए। इसका मतलब मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। यही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो इसके साथ क्या लगा दीजिए? x लगा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ जी, टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हुआ? अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस है r। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू एक्स का मैं लिख सकता हूँ यू एक्स कोस थीटा। टोटल की बात हो रही है तो t को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए एक्सप्रेशन क्या हुई? 0 हुई। तो लीजिए, मेरा यहाँ तक आपका आंसर आ गया। r किसके बराबर होता है? ठीक है, r हॉरिजॉन्टल रेंज है, किसके बराबर होगी? देखिए अभी u कोस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था, 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो लीजिए यहाँ पे हम u स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ये आपका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो लीजिए, आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकल आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो लीजिए, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है वो है इसके बराबर। ठीक है, किसके बराबर है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। चलिए और आगे मूव करते हुए इसकी रेंज की वैल्यू में एक और पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, उसे मैं ई का नाम दे देता हूँ। ई के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज,
ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आपके ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? भाई अभी भी आपको बताया है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला ये होता है। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? क्योंकि आर साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपकी साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन 2 थीटा की या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। +1 कितने डिग्री पे होती है? आपका +1 होता है 90 डिग्री के ऊपर। अगर आपका साइन थीटा 90 डिग्री का है तो थीटा कितने डिग्री का हुआ आपका? ठीक है, थीटा कितने डिग्री का हुआ आपका? 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ 2 थीटा लिखिएगा, यहाँ 2 थीटा, इट्स मीन थीटा कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। यानी जब आपका एंगल 45 डिग्री का होगा तो उस केस में आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इसी फॉर्मूले के अंदर आर की जगह आर मैक्सिमम लिख लीजिए और थीटा की जगह 45 पुट करोगे तो साइन 90 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा u²/2g। ये लीजिए, ये है फॉर्मूला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, तो सिंपल सा था, मैंने इसके अंदर ही थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम पुट कर दिया। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया? इस तरह हमने आपकी वैल्यू निकाल के दिखा दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की। ओके, ठीक है, चलो आपके 5 पॉइंट अभी बता चुका हूँ। चलिए एक और पॉइंट करके आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को ओवर कर देते हैं। वो है एफ फाइंड। एफ फाइंड क्या है बच्चे? अगर मैं कहूँ मुझे वेलोसिटी बता दीजिए प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो वहाँ से क्या कर दीजिएगा? टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर क्या करें? वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, इधर कौन सा आएगा? Vx और इधर कौन सा आएगा? Vy। ठीक है, तो अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करूँ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, उसका यूज़ करूँगा। चलिए पहले तो मैं वेलोसिटी को लिख दूँ, वेक्टर क्वांटिटी वैसे लिखा जाता है, अगर मैं इसे लिखूँ तो Vxi प्लस Vyj ऐसे लिख सकता हूँ। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, ओके, चलिए अब मुझे बताइए Vx क्या है? एक्स डायरेक्शन में, आपको पता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब Vx और Ux एक दूसरे के हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और Ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, वर्टिकल डायरेक्शन में Vy की बात करनी है, Vy निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Vy के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Vy किसके इक्विवेलेंट होता है? अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो V का फॉर्मूला u प्लस AT। वर्टिकल डायरेक्शन बात कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को y, इसको y लिख लीजिए, तो Vy किसके बराबर होगा? इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी है साइन थीटा, ऊपर जाते हुए एक ही जगह g और t लिख लीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने पता लगा आपको कैसे किया, ये लीजिए मैंने ऐसे सोल्व कर लिया। मैंने इसकी जगह तो वैल्यू रिपोर्ट कर दी थी, ठीक है, और Vy की वैल्यू भी निकाली है। क्या है बच्चे? u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू में क्या आएगा? जे कैप आएगा। ठीक है, ये अभी मैंने ये चीज़ सारी निकाल के दिखाई। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर Vy की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाइए, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, ऊपर जाते हुए एक ही जगह माइनस जी इंटू टी। लीजिए, ये था वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, याद है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके कंपोनेंट को स्केयर करके ऐड कर दीजिएगा, यानी u cos थीटा। चलिए मैं पहले सिंपल लिख देता हूँ, मतलब कंपोनेंट को स्केयर करके ऐड कर दीजिए, यानी Vx का स्केयर प्लस Vy का स्केयर। मैंने इसकी फॉर्म में भी लिखा है, चाहे ऐसे भी कर लीजिए, यानी u cos थीटा का स्केयर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्केयर। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम याद है? पैरेललोग्राम में डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल निकाला जाता है, वो भी टेंजेंट। मान लीजिए यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा का, तो डायरेक्शन निकालनी है। हाँ जी, अगर मैं क्या निकालना चाहता हूँ? डायरेक्शन, तो क्या निकालेगा? टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है Vy, बेस है Vx। Vy की वैल्यू मैंने निकाली थी u साइन थीटा माइनस जी टी, और इसकी वैल्यू कितनी थी? u cos थीटा। तो लीजिए, इस फॉर्मूले से आप किसी भी, इन दो फार्मूले से किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू को आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो ये है बच्चे, अकॉर्डिंग टू अगर आपके सिलेबस बात करें तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के जितने भी केस हमने डिस्कस करने थे मैंने सारे के सारे कर दिए। ठीक है, कुछ एडिशनल केस, वैसे तो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया, लेकिन कुछ एडिशनल केस भी आपको
आपको डिस्कस करूँगा इस आर्टिकल के अंदर। चलिए वो डिस्कस करके इसे कम्प्लीटली कवर कर देते हैं क्योंकि फिगर बनी हुई है। ठीक, ओके। तो चलिए अब कुछ एडवांस पॉइंट, कुछ एडिशनल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एडिशनल पॉइंट में सबसे पहले आपको निकाल के दिखाता हूँ, आपको क्या, चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले आपके निकाल के दिखाते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मोमेंटम ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल। अगर आपको प्रोजेक्टाइल की चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ, चलो ए का ही, आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है या मोमेंटम कितना चेंज हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो निकाल सकते हैं। अच्छा, आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज़ें और भी याद रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी बॉडी को जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था, आपकी बॉडी जब भी स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के ऊपर, वो सेम वेलोसिटी के ऊपर ही स्ट्राइक, मतलब जिस वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड के ऊपर आकर स्ट्राइक करती है। और एंगल भी क्या होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी ने स्ट्राइक किया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया था वही। ओके, और अगर मैं बात करूँ एंगल की, तो जो एंगल से आपने लॉन्च किया था, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल एंगुलर चेंज बताइए, हाँ जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एंगुलर चेंज बताइए, तो आपका टोटल एंगुलर चेंज कितना हुआ। टोटल एंगुलर चेंज की बात करें तो टोटल एंगुलर चेंज कितना होता है, देखिए यहाँ थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा माइनस थीटा 2 थीटा। तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एंगुलर चेंज कितना होता है, 2 थीटा का। याद रहेगा एक पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग आपका जो टोटल चेंज होता है, वो टोटल चेंज कितना होता है बच्चे, 2 थीटा के बराबर होता है। ओके, अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको वेलोसिटी या मोमेंटम कितना चेंज होता है, वो निकालते हैं। चेंज निकालना है तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, लो जी मैं इनिशियल वेलोसिटी लिख देता हूँ यू आई से। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किससे लिख सकते हैं, यू आई से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है यू आई। ओके, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था, तो मैं लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल को लिख सकता हूँ यू कोस थीटा आई। चलिए मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी बता रहा था, इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी यू आई। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल था, एक वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था यू कोस थीटा, तो मैंने लिख दिया यू कोस थीटा इंटू आई कैप। वर्टिकल कंपोनेंट था यू साइन थीटा, तो मैंने उसे लिख दिया यू साइन थीटा जे कैप। ओके, क्या आप मुझे फाइनल वेलोसिटी भी बता सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितने के बराबर है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछूं तो इसे यू एफ से लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी जब आपके प्रोजेक्टाइल ने यहाँ आके स्ट्राइक किया था, यहाँ भी बचे यू के दो कंपोनेंट, थीटा की डायरेक्शन क्या होगा, यू कोस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा होगा, यू साइन थीटा होगा। यू कोस थीटा उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रही, इसका मतलब ये वाला जो यू कोस थीटा है ये तो आई डायरेक्शन में रहा, लेकिन जो साइन कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, वो इधर था, यहाँ नीचे चला गया। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी में इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस यू साइन थीटा इंटू जे कैप के बराबर लिखेंगे। तो लीजिए इनिशियल वेलोसिटी निकल गई, फाइनल वेलोसिटी निकल गई, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो बताइए टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बच्चे मैं निकालना चाहता हूँ। टोटल चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा, मान लीजिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा वी से लिख देता हूँ और मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाला हूँ। टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो इनके दोनों के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो आई जे कैप को छोड़ दूंगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। मैंने मैग्नीट्यूड लिया तो आपने पॉजिटिव लिखना है, तो आएगा 2u साइन थीटा। ये लीजिए, ये है टोटल चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ये है टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और अगर ऐसे ही आपको टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से लिख सकते हैं, मैं उसका भी आपका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो वो किसके बराबर होगा, 2mu, बस इसे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए, ये है टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आर्टिकल में कुछ नहीं, वही आर्टिकल उसी को बच्चे ने उसी का यूज करके इन दो चीज़ों को आपको बता दिया है। ओके, और भी एक आपको एडिशनल पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक बी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बी पॉइंट क्या है, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल।
आपके प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप सभी को पता होगा। काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यही सिंपल फार्मूला होता है ना, मास इनटू स्पीड का या वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मुझे बता दीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो बॉडी स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को बच्चे मैं लिख देता हूँ हाफ एम यू का स्क्वायर, यही होगी। ओके, अगर मैं आपकी बात करूं, देखिए आपकी बात करूं सिंस, ठीक है, आपकी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने लिख भी देता हूं, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, तो ये मैंने इस पॉइंट से आपसे लिख दिया है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपको पता है वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं हाफ एम, ओके, और आगे क्या लिखूं, यू कोस थीटा। ठीक है, क्यों, आपको पता है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सिर्फ यही आएगा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो मैं इसकी जगह u भी लिख सकता हूँ और u लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह बच्चे आप किसी पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछी जाए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा इस पॉइंट के ऊपर, कौन से पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी होगी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो और बात करते हैं, आपकी कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज। मैं आपकी कंपैरिजन करने जा रहा हूं, एक इसके अंदर सी बना लिए, क्या करने जा रहा हूं, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ टू, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज। दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की रेंज इक्वल है, उनका कंपैरिजन करने जा रहा हूं। मतलब अगर फिगर की बात करें तो फिगर ये है आपकी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये हो गई वाई एक्सिस। आपकी दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की रेंज सेम है, ठीक है, एक की ऐसे बना लीजिए, एक ये रही, दोनों की रेंज सेम है, मतलब आर की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू दोनों की सेम है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, लेकिन हाइट की वैल्यू तो दोनों की अलग होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, श्योर दिख ही रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट मान लीजिए h है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट को h डैश का नाम दे दीजिए। दोनों के एंगल भी आपके क्या होंगे, दोनों के एंगल भी आपके अलग अलग होंगे। मान लीजिए मैंने दोनों को क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, इसकी भी u थी, इसकी भी u थी, लेकिन दोनों के एंगल जरूर अलग होंगे। ठीक है, अगर आपकी बच्चे देखिए, अगर मैं आपकी दो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है बराबर, दो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज तभी बराबर होगी जब उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा होंगे। तो अगर मैं दो प्रोजेक्टाइल को इन दो एंगल के ऊपर, कौन से, थीटा और 90, ये भी एक नंबर पूछा जाता है बच्चे ध्यान से, तो ये वो एंगल हैं जिनके ऊपर आपके प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए, उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। इसका मतलब अगर एक को आपने थीटा के ऊपर आपने थ्रो किया है तो दूसरे को 90 माइनस थीटा के ऊपर थ्रो कर दीजिए। ऐसा करने से हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम रहती है। कैसे, अगर मान लीजिए कि एट एंगल थीटा, अगर मैं एंगल थीटा के ऊपर बात करता हूँ, एट एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा, आर का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अगर मैं बात करूँ एट एंगल 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ तो 90 माइनस थीटा के ऊपर क्या होगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ओके, इसे और आगे सोल्व करिए, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाइए, 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता, तो आपका आंसर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन जी। तो लीजिए दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब अगर मैं दोनों केस में, चलिए इसमें आर था तो इसमें आर डैश मान लीजिए, आपने देखा दोनों केस में आपके हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम है। तो जब भी किसी दो प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा के एंगल के ऊपर आप थ्रो करोगे तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात बताई। चलिए इसकी हाइट भी कंपेयर कर देते हैं, इनकी हाइट भी क्या सेम होगी, श्योरली दिख रहा है हाइट तो क्या होगी, अलग अलग होगी। चलिए हाइट के बारे में मैं आपको डिस्कस करवा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम है, हाइट के ऊपर डिस्कस करना है हमने। चलिए बताइए मैक्सिमम हाइट, मैंने ना यहाँ पे करने जा रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे करूँगा। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर बात करते हैं। तो लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट किसकी बात करें, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए हाइट की बात करें तो एक की हाइट को मैंने एच माना था, जिसके इसमें एंगल कितना था, थीटा था। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और दूसरे केस में कितना माना था, एच डैश मानी थी, जब उसे कितने डिग्री के ऊपर थ्रो किया था, 90 माइनस थीटा के एंगल के ऊपर थ्रो करोगे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटे, फटाफट बता दीजिए, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2g। तो लीजिए एक की हाइट ये है तो दूसरे की हाइट ये है। अगर मैं इन दोनों का आपसे कहूँ रेशियो ही निकाल दीजिए मुझे, तो h अपॉन एच डैश किसके बराबर आएगा, ठीक है, h अपॉन एच डैश जब डिवाइड करूँगा यू स्क्वायर अपॉन 2g तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रहेगा रिलेशन, क्या रिलेशन बचे, हाँ जी, h अपॉन एच डैश का रेशियो क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए h अपॉन एच डैश का रेशियो होगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और भी रिलेशन निकाल देते हैं, आपसे कहा जाए, चलिए एक तो रिलेशन ये याद रखना, एक याद रखना ये, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों हाइट को मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता, अगर मैं h और एच डैश को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, h और एच डैश को मल्टीप्लाई करोगे, एक तो बचे देखिए यू स्क्वायर बाय 4, ठीक है, u की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4g स्क्वायर, ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ओके, आप और आगे सोल्व कीजिए, और आगे सोल्व करते हुए बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था आर का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब मैं अगर बच्चे इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा, इसको मैं साइन 2 थीटा का स्केयर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चे देखिए ऊपर वो आपकी क्वांटिटी जो बन रही है, उस क्वांटिटी का बच्चे मैं सोल्व करके इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है आपका, साइन 2 थीटा होता है साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए यू स्क्वायर बाय 16g स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन 2 थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली, हाँ जी, हाँ सॉरी ये था, ठीक है। ओके, क्या मैं यहाँ पे r को पुट कर सकता हूँ, r किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर, ठीक है, u का स्क्वायर, देखो r किसके बराबर होता है, ये रहा। अगर मैं r के स्क्वायर की बात करूँ, अगर मैं r के स्क्वायर की बात करूँ तो कितना आएगा, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। क्या यहाँ पे वो टर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अगर बन रही है तो लीजिए बना लीजिए। तो मैं इस टर्म को बच्चे, ये जो मैंने अभी भी टर्म निकाली है, मैं इस टर्म को किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये तो है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो गई, 16 के बराबर हो गई। तो लीजिए एक रिलेशन निकल आया, क्या, अगर आर स्क्वायर इसके बराबर है तो आर किसके बराबर होगी, हाँ जी, अगर आर इसके बराबर आ रही है तो लीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आर किसके बराबर आएगी, आर आएगी आर स्क्वायर होगी 16 एच एच डैश के बराबर। तो आर किसके बराबर होगी, 4 रूट ऑफ एच एच डैश के बराबर। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, वो जेंटर रेंज और इसके बीच में ये रिलेशन भी आपका क्या बन सकता है, शो हो सकता है, ये है इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा देखिए एक रिजल्ट ये था, एक रिजल्ट ये था, तो एक रिजल्ट ये भी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो क्या होता, देखिए जरा, अगर इन दोनों को ऐड करता तो क्या आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा, देखिए यू स्क्वायर अपॉन 2g तो कॉमन ही है वैसे भी, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, आपका आंसर आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये लीजिए मैक्सिमम हाइट से 3 अलग अलग फॉर्मूले आपके निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चे इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ईजी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आर्टिकल बहुत ये जो सॉरी एंग्लो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो मैक्सिमम हाइट वाली जो मैंने एडिशनल 3 पॉइंट बताए हैं, ईजी है, ढंग से करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे आपकी थ्योरी खत्म होती है आपकी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बच्चे इतना ही होगा। थैंक यू।